चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 कैफ 3 कॉस्टिंग। सर आज हमारी फर्स्ट क्लास है। टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा जनाब बेसिक कॉस्टिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च 24 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे इंशाल्लाह। चलें सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दें। जनाब मेरा नाम तलहा शाहिद है और मैं केएनएस के अंदर 2016 से पढ़ा रहा हूँ, स्प्रिंग 2016 से। क्योंकि पहले एक पेपर होता था हमारे पास FAR1, उसके अंदर कॉस्टिंग का एक पोर्शन होता था, पहले मैं वो पढ़ा रहा था। उसके बाद फिर वो कॉस्टिंग का पोर्शन खत्म हो गया तो फिर मैं FAR1 का कॉस्टिंग वाला पोर्शन नहीं पढ़ा रहा बल्कि पूरा कैफ 3 पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा जो है वो कोई चौथा पांचवा बैच होगा। अच्छा जी, मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया था 2011 में के इलेक्ट्रिक से। के इलेक्ट्रिक से मैंने नौकरी शुरू की थी। उसके बाद फिर 2 साल के इलेक्ट्रिक में काम करने के बाद वहां पे हम लोग क्या करते थे जनाब, वहां पे कॉस्टिंग का काम करते थे। ये जो आपके PMT ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ये जो खराब होते हैं तो वो रिपेयर के लिए आते थे, तो वहां पे कॉस्टिंग करते थे कि इस रिपेयर में कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है। फिर उसके जनाब मैंने 2 साल वहां पे काम करने के बाद फिर मैंने जॉब स्विच की। फिर मैं आ गया था यूनुस टेक्सटाइल में। फिर उसके बाद मैं जो है वो 4 साल वहां जॉब की। उसके बाद मैं चला गया नेशनल रिफाइनरी में। नेशनल रिफाइनरी में भी क्या होता है, जमीन से जो क्रूड निकल रहा होता है उससे जो पेट्रोल डीजल बना के बेचा जाता है, वहां पे भी कॉस्टिंग वाला काम था। उसके बाद फिर मैं मूव कर गया था PICT के अंदर और ये जो है वो कॉर्पोरेट करियर है मेरा। केएनएस के अंदर मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ और कॉस्टिंग का कोई चौथा पांचवा बैच हुआ। टीचिंग के हिसाब से कि कैफ 3 पढ़ा रहा हूँ मैं, कैफ 6 पढ़ा रहा हूँ और ACC के जो 2 पेपर्स हैं वही कॉस्टिंग और वही कैफ 3 और कैफ 6 वाले वो पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हमारा साथ इंशाल्लाह मार्च 2024 तक रहेगा, पेपर के दिन तक रहेगा और उसके अंदर हम जो है अपनी सारी प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस लिखते हैं कि हमने पढ़ना क्या क्या है और फिर हम उसमें देखते हैं कि सर हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह से लेके चलेंगे। कॉस्टिंग के पर्चे में होता क्या है, कॉस्टिंग का पेपर को थोड़ा सा खतरनाक ट्रीट किया जाता है। कॉस्टिंग के पेपर में थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी बाकी पेपर्स के मुकाबले में। वो क्यों होती है वो हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आप में से कोई है जो भी PRC के एग्जाम्स दे रहा है अभी, जो रिसेंटली चल रहा है? सही है, चलें ठीक है। सबसे पहले हम सिलेबस लिखते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं, पढ़ने की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं और फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? चलिए ये साथ साथ लिखते रहो सिलेबस। जी जनाब, ये हमारा सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस है सर। मार्क्स में लिख दूं? जी जनाब, सिलेबस में हमारे पास है क्या क्या। सिलेबस को 3 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 35 से 45 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स और 30 से 40 मार्क्स। और ICAP जो है तकरीबन 90-95% ये पैटर्न फॉलो करता है। अच्छा जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेबर कॉस्टिंग, फैक्ट्री ओवरहेड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कॉस्ट फ्लो टू प्रोडक्शन। इस पोर्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रेलिवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो जनाब ये हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ना है। जी भाई, हाँ चलें सर, इसको कॉपी करें, फिर जो है वो उसको डिस्कस करते हैं, पढ़ने की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। हाँ तो भाई मार्च 24 है, मार्च 25 है? नहीं कोई टेंशन है, पढ़ाई कर लो। हाँ फोन है ना, फोटो वोटो लेके जाते रहो। तो जनाब ये सिलेबस है हमारा जो हम लोगों ने डिस्कस करना है। अच्छा, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सर पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सब पढ़ने की स्ट्रेटजी ये होगी कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जाएगी। हमारी जो लेक्चर की जो पहली 2 क्लासेस होती हैं जनाब वो कॉन्सेप्ट की होती हैं।
तो अभी तो तुम लोग माशाल्लाह फुल एनर्जेटिक हो, फिजिकल क्लासेस भी लेने आ रहे हो। हमारा 100% जो सिलेबस है वो फिजिकल क्लास में कवर होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। लेकिन मुझे पता है तुम लोगों में से भी कुछ लोग ना आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जाओगे। ये हिस्ट्री रही है इंशाल्लाह। नहीं हम नहीं होते। अच्छा जी, तो भाई पहली ये जो 2 क्लासेस होती हैं सर वो हमारी कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगी, कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगी। अच्छा, कॉन्सेप्ट कैसे कवर किए जाएंगे, आपको बुकलेट मिल जाएगी, अभी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। उसके अंदर शुरू के जो उसमें शुरू की जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एग्जाम्पल हैं। शुरू की तकरीबन जो है वो 5-6 एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो पहली 2 क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट का खेल होगा सारा। कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नहीं है तो जनाब कॉस्टिंग आप कवर नहीं कर सकते। सेकंड, हमें जनाब प्रैक्टिस करनी है ठीक ठाक। सर सेकंड कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, सेकंड हमने प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस भी ठीक ठाक करनी है। सर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, सर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल सबसे बेहतरीन है आईकेएप के पास पेपर्स। सर अगर आप आईकेएप के पास पेपर नहीं करोगे तो पेपर देने मत जाना, बिला वजह सुबह उठोगे नींद ज़ाया होगी। अगर आप पास पेपर नहीं अटेम्प्ट कर रहे, पेपर देने मत जाना भाई। सर पास पेपर कहां से करेंगे हम जनाब? पास पेपर किए जाएंगे ऑटम 2009 से। ऑटम 2000 थोड़े ज्यादा है, खैर है। ऑटम 2009 से लास्ट जो अटेम्प्ट हुई है हमारी जनाब सर ये सारे के सारे अपने पास पेपर करने हैं सर। तकरीबन 90 से 95% पास पेपर हम क्लास में करेंगे और बाकी आप लोग करेंगे। इतना तो चलता है, इतना चलता है। ओके सर, ये 90 से 95% कैसे होंगे? होमवर्क अप्रोच। सर कॉस्टिंग का पर्चा बगैर होमवर्क ही नहीं निकलता, ये बात याद रखना। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? देखो कॉस्टिंग के पर्चे के अंदर सारे सवाल एक दूसरे से अलग होते हैं। आप लोगों ने पीआरसी पढ़ा होगा या पीआरसी एग्जाम दिया होगा अकाउंटिंग का। सर फाइनल अकाउंट का सवाल आता है। फाइनल अकाउंट का सवाल कैसे आता है? आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनानी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर डेटा क्या होता है क्वेश्चन के अंदर? सर ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। एग्री करते हो? जितने भी सवाल उठा के दोगे ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, उसके नीचे कोई 8-10 एडजस्टमेंट होंगी। सारे सवाल एक तरह के, सारे क्वेश्चन एक तरीके के। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होते हैं, सबका पैटर्न अलग होता है। कोई पास पेपर रिपीट नहीं होता, हाँ उसकी एडजस्टमेंट उस टाइप के होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होते हैं। सर अब क्वेश्चन ये है कि मैं क्लास में सारे पास पेपर तो करा लूं, लेकिन एग्जाम में फिर कुछ नया सवाल आएगा। हमें वो अंडरस्टैंडिंग, वो स्किल्स डेवलप करनी है कि सर अगर कोई नया क्वेश्चन आए तो उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, अगर कोई नया क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए एक अप्रोच ये होती है, जनाब मैं होमवर्क देता हूं कि सर ये आपका होमवर्क है, ये आप घर से अटेम्प्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। छोटे से सवाल करने में भी आधा पौन घंटा आपको लग जाएगा। गलत सलत करोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे, लेकिन आपकी स्किल्स डेवलप होगी क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना आ गया, पेपर निकल जाएगा। तो होमवर्क अप्रोच की जाएगी। सर होमवर्क का सोल्यूशन दिया जाएगा, और होमवर्क का मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करता हूं। ये बड़ा जरूरी है भाई। होमवर्क नहीं करोगे कॉस्टिंग के पर्चे में, सर कॉस्टिंग का पर्चा निकलना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट टाइम का पेपर आप लोगों ने सुना होगा, खतरनाक आया। सर वजह क्या उसकी खतरनाक होने की? पेपर लेंदी था। सर पेपर के अंदर इंग्लिश बहुत थी। देखो पेपर 2 तरीके से बनाया जाता है। एक, अगर उस पेपर के अंदर नंबर्स दे दिए जाए, नंबर्स में सारा डेटा दे दिया, इंग्लिश थोड़ी कम है, सर पेपर आसान है। अगर उस पेपर के अंदर नंबर्स इंग्लिश के अंदर दे दे, मतलब पूरा सेंटेंस बना के दे, उसमें कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट और इंग्लिश में नंबर दे दे, सर पेपर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है और फिर उसको सोल्यूशन के अंदर पुट करना पड़ता है। लास्ट टाइम में ये किया, उससे लास्ट टाइम में पेपर बहुत आसान आया था। 50% रिजल्ट था पिछली बार, उससे पिछली बार 50% बहुत होता है भाई। सर क्या क्यों मुश्किल था? एक तो क्यों आसान था? क्योंकि एक तो पेपर थोड़ा शॉर्ट था, और दूसरा ये कि मेजॉरिटी डाटा आपका नंबर्स में था। मेजॉरिटी डाटा नंबर्स में था, इंटरप्रिटेशन करने में मुश्किल नहीं हुई। नंबर्स में होता है तो उसका मतलब वो इंटरप्रेट हुआ होता है। इंग्लिश के अंदर आएगा तो आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो जनाब होमवर्क मॉडल से ना हमारी स्किल्स बढ़ेगी कि क्वेश्चन को खुद से कैसे अटेम्प्ट किया जाए, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को क्लास में करवाया जाएगा। अगर मैं नहीं करवाऊंगा
टाइम लिमिट की वजह से, तो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जनाब आपको खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है लाजमी। अगर आप अगले दिन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आओगे तो सर अगली क्लास आपकी बिल्कुल बेकार है। सिर्फ बोर्ड पे मैंने सॉल्व कर दिया, आपके समझ में आ गया, आपने उसको कॉपी कर लिया, जनाब आपके समझ में नहीं आया क्योंकि आपने खुद से अटेम्प्ट नहीं किया। खुद से अटेम्प्ट करना जरूरी है। वो क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन वो टॉपिक समझ में नहीं आया। डन। अच्छा जी सर, होमवर्क मॉडल के बाद एक हमारे पास एक और रीजन ऑफ फेलियर है बहुत बड़ा। अभी तो सब माशाल्लाह एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है, क्लास के अंदर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी हवा हमारी रिकॉर्डेड पे भी होती है। आप भी समटाइम कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड पे चले जाओगे और रिकॉर्डेड पे जाते हैं, उसके बाद फिर पेंडिंग लेक्चर, सबसे बड़ा इशू सर पेंडिंग लेक्चर हम लोग, मेरा जो सिलेबस खत्म होगा वो तकरीबन 75 से 80 लेक्चर में एंड होगा। आज कौन सा लेक्चर है हमारा? पहला लेक्चर, और लेक्चर एंड होगा तकरीबन 75-80 पे, पूरा 100% प्रैक्टिस के साथ सब कुछ। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ना शुरू होंगी ना, 30-40 लेक्चर तक पहुंचते हैं तो स्टूडेंट के ना पेंडिंग लेक्चर चले जाते हैं। जो हमारा रिकॉर्डेड स्टूडेंट देख रहे हैं, एक मेजॉरिटी है जो है ना, आवाम जो है ना रिकॉर्डेड पे भी होती है। पेंडिंग लेक्चर गए सर, समझ लोगे यहाँ पे तुम्हारा जो है ना वो पेपर रुकने का जो है एलिमेंट बढ़ता चला जा रहा है। पेंडिंग लेक्चर नहीं जाने चाहिए। पेंडिंग लेक्चर मतलब सर हम लोग क्लासेस के अंदर लेक्चर नंबर 30 पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन आप लेक्चर नंबर 15 पे हो भी। आपने फिजिकल क्लास नहीं ले रहे और आप घर पे बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हो, और 15वें लेक्चर में जबकि क्लास के अंदर 30वां लेक्चर चल रहा है 30। तो भाई उसको जब एंड में, अच्छा आखिरी का जो महीना होता है ना, हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा 1 महीने पहले, मतलब हमारी 31 जनवरी को लास्ट क्लास होगी। फरवरी पूरा जो है ना आपको इंशाल्लाह पढ़ने को मिलेगा। पेंडिंग लेक्चर जाएंगे तो फरवरी में सर आप अपने पेंडिंग लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे भाई, तो पढ़ोगे कब, रिवीजन कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे? यहाँ पे मामला जो है ना वो खतरनाक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मामला जो है ना वो फेलियर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। ये हरकत हमने नहीं करनी सर। अगर किसी मसले की वजह से पेंडिंग लेक्चर चला भी जाता है तो भाई फौरन वेरी नेक्स्ट डे कंप्लीट करो। आपको पता है सैटरडे संडे छुट्टी मनाएंगे हम लोग इंशाल्लाह सर। सैटरडे संडे इंशाल्लाह हमारी क्लास नहीं होगी, 2 दिन छुट्टी। तो छुट्टी ऐसी नहीं है पार्टी वाली सर, उसके अंदर जो है ना होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे। ये वाली छुट्टी है। हाँ या वो तुम मैनेज करो ना, तुम सैटरडे को अच्छा खासा होमवर्क कंप्लीट कर लो, संडे को छुट्टी करो, अब वो तुम मैनेज करो भाई। अच्छा जी, तो भाई पेंडिंग लेक्चर नहीं करना है खुदा के वास्ते। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं, या आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर पे जाओगे भाई, उसको खुदा के वास्ते यार, खुदा के वास्ते यार, खुदा के वास्ते यार, टैलेंट है यार। तुम लोग 2x पे देख रहे होते हो भाई, ये कैसे देख रहे होते हो यार? 1.75 1.25 भाई कैसे कर रहे होते हो यार? ये कैसे कर लेते हो भाई? ये टैलेंट कहां से लाए हो भाई? खुदा के वास्ते यार। अगर रिकॉर्डिंग लेक्चर वाले भाई नॉर्मल स्पीड खुदा भाई 10-15 मिनट बचा के ना, कोई तुम लोग जो ना झंडे नहीं काट लोगे भाई। वो 10-15 मिनट भी नहीं बचते भाई, एंड में अगर टाइम निकालोगे उससे ज्यादा ही लग रहा होता है भाई। वो 10-15 मिनट नहीं बचा रहा, नॉर्मल स्पीड पे रहना। दिमाग की भी जो कैपेसिटी है ना यार, वो भी तो चीजों को स्टोर करेगा ना भाई। सिर्फ लेक्चर देखना थोड़ी, लेक्चर समझना भी है, प्रॉपर इस तरह से कॉपी भी करना है। डन है बॉस? डन। तो भाई ये स्ट्रेटजी लेके चलोगे, इंशाल्लाह पेपर आपका पास हो जाएगा। सर आपको बुक दी जाएगी जो कि नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। इस बुक के अंदर बेसिकली सारे के सारे पास्ट पेपर्स हैं, कैटेगराइज कर लिए कि कौन सी टॉपिक की एक जगह है। इस बुक के अंदर सारे पास्ट पेपर है, ये हमारा स्टडी मटेरियल है, इसी से हमने पढ़ना है। इस बुक के अंदर सर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बुक खुद जो है वो 350-400 पेज की है। सोल्यूशन अगर डालेंगे तो 700-800 पेज की हो जाएगी। तो सोल्यूशन आपको सॉफ्ट कॉपी में दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बना लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे चैप्टर खत्म होगा तो आपको सोल्यूशन दे दिए जाएंगे, या होमवर्क आपको दिया जाएगा तो उस होमवर्क का सोल्यूशन दे दिया जाएगा। फिर जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरी पीडीएफ फाइल उस चैप्टर की दे दी जाएगी। डन है सर? स्टार्ट करें भाई अपना पहला चैप्टर, मिटा दिया जाए। जी बॉस? बिल्कुल होंगी सर, कल भी है, परसों भी है। हाँ पढ़ाई शुरू ना यार, अब किस चीज का इंतजार है? चलिए सर स्टार्ट करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं बॉस। अच्छा भाई, पढ़ाई का तरीका, सबसे पहले चीज को समझाया जाएगा, आप लोग उसको पहले अच्छे तरीके से समझोगे, फिर आपको टाइम दिया जाएगा जनाब आप इसको कॉपी करें। तो अभी आप कॉपी नहीं करेंगे, पहले आप इसको तसल्ली से समझेंगे। चलिए सर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं कि जो हमारा पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर ये पेपर है क्या? सबसे पहले पेपर को समझते हैं। जनाब ये अकाउंटिंग का मतलब क्या है? यस बॉस। सर अकाउंटिंग का मतलब क्या है? हिसाब किताब, ऐसा ही है सर। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग। सर अकाउंटिंग का मतलब क्या है? जनाब अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ
ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? लेन देन, हिसाब किताब। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल जनाब, फॉर एग्जाम्पल सर कि आपने जो है वो गुड्स सेल किए, फॉर एग्जाम्पल सर आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स आपने सेल किए, फॉर एग्जाम्पल सर आपने गुड्स परचेज किए, आपने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल पे किए। सर आपने बिल्स पे नहीं किए, बल्कि बिल आपके पास आ गए लेकिन अक्रू कर लिए, आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, आपने इंश्योरेंस जो है वो पे कर दिए, एक्सपेंस आउट हो गई है। सर आपने जो है वो सैलरी एडवांस में पे की है। ये सारी की सारी क्या है मेरे पास? ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या कहते हैं बॉस? अकाउंटिंग। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। सर रिकॉर्डिंग का तरीका क्या है? मैंने बोला सर आप एक काम करें, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? मतलब बुक कीपिंग, नोट कर लेना। सर हमने जो है वो 20 लाख रुपए का, हमने जो है वो 20 लाख का माल बेचा, आपने एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर दिया कि सर मैंने मिस्टर ए को 20 लाख रुपए का सामान बेचा है। ठीक है सर, बुक कीपिंग तो हो रही है ना भाई ये। अच्छा जी, फिर हमने बोला सर आपने जो है वो 3 लाख रुपए की और गुड्स सेल किया, आपने फिर रजिस्टर के अंदर लिख लिया, एक्सेल के अंदर लिख लिया कि आपने 3 लाख के गुड्स सेल किए हैं, आपने मिस्टर अहमद को एडवांस में सैलरी पे कर दी है। हमने बोला सर ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन आप लिखते चले जा रहे हो, आपके मैनेजर ने आपको बुलाया, आपके सीईओ ने बुलाया, सीएफओ ने बुलाया, उसने बोला सर मुझे बताइए कि हमने ड्यूरिंग देयर कितनी सेल की है, क्या आप बता पाएंगे? यस सर बता देंगे, लेकिन आप तो रजिस्टर में लिख रहे हैं, हाथों से लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। आप लोगों ने सर हम बिल्कुल बताएंगे, सारा डाटा मेरे पास रिकॉर्डेड है, सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल है। आप क्या करेंगे सर? आप जाएंगे रजिस्टर के पेज पढ़ लेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे और एक जगह नोट करना शुरू कर लेंगे। आपको टाइम लगेगा, 1-2 घंटे बाद आप आके बताएंगे कि सर हमने जो है ना वो 25 लाख रुपए का माल बेचा है। फिर अगला सवाल, सर मैनेजमेंट ने बोला कि सर 25 लाख में से कितने पैसे आ गए, कितने पैसे अभी भी स्टिल रिसीवेबल है, क्या आप बता पाएंगे? सर बिल्कुल बताएंगे, डेटा तो है आपके पास। आप जाएंगे, फिर पर्चे पलटेंगे, फिर उसमें से हिसाब किताब निकालेंगे और फिर 1-1.5 घंटे के बाद बताएंगे सर 25 लाख का माल बेचा था, 5 लाख रुपए अभी नहीं है, बाकी 20 लाख रुपए आ गए। एग्री करते हो? हमने बोला सर देखें आप बुक कीपिंग तो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है, आपका तरीका गलत है, बहुत लंबा चौड़ा तरीका है। सर तरीका आपका गलत है, इसके लिए दुनिया में एक तरीका, एक मेथड आया जिसको तुम लोग क्या कहते हो भाई? जिसको आप लोग कहते हैं सर डबल एंट्री सिस्टम। सर आपने बोला बुक कीपिंग तो करें, रिकॉर्डिंग तो करें, लेकिन कैसे करें? सर आप करें, एक मेथड है जिसमें एक चीज को डेबिट कर दिया जाएगा और दूसरी चीज को क्रेडिट कर दिया जाएगा। हमने बोला सर बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, आपने रिकॉर्डिंग कर दी है, डन हो गया। हमने बोला सर आपने एंट्रीज बनाते चले गए, आप एंट्रीज बनाते चले गए, लेकिन अभी भी सारा डाटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन डाटा अभी भी फैला हुआ है सर, समराइज फॉर्म में नहीं है। उसको समराइज करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है? सर आपको लेजर या फिर टी अकाउंट बनाए जाते हैं। ऐसा ही है, डाटा थोड़ा सा समराइज हो गया, हमने बोला सर और समराइज करें, और समराइज करें। आपने इसको और समराइज किया और आपने सर क्या बना दिया? ट्रायल बैलेंस। सर अब आपके डाटा रिकॉर्ड हुआ और समराइज होता चला गया। एग्री करते हो? एग्री करते हो? आप ट्रायल बैलेंस का पर्चा लेके पहुंच गए, आपको होता है सर ट्रायल बैलेंस के साइडें दोनों कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। आप वो पहुंच गए मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट आपसे पूछती चली जा रही है सेल कितनी, आपने ट्रायल बैलेंस देख के बता दिया सर ये सेल इतनी है, कितनी आपने परचेस किया, आपने ट्रायल बैलेंस देख के बता दिया, एक्सपेंस बता दी, इंश्योरेंस बता दी, सारे खर्चा आपने बता दिया। मैनेजमेंट ने बोला अच्छा ये बताओ यार कि प्रॉफिट कितना आया। मैनेजमेंट ने बोला अच्छा बताओ टोटल एसेट्स कितना है। फिर कैलकुलेटर उठाओगे, फिर प्लस माइनस करना शुरू करोगे। हमने बोला सर देखिए डाटा तो आपके पास सारा है, लेकिन अभी ये रिपोर्ट फॉर्म में नहीं है, अभी ये रिपोर्ट फॉर्म में नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा अभी है। तो आपको फिर क्या बनानी पड़ती है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। इसमें क्या क्या चीज आएंगी? इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, डिस्क्लोजर। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? इसका मतलब है कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सर सुनेंगे, सर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टीम बैठी हुई होगी जिसका काम क्या होगा? सर जिसका काम होगा एंट्रीज करना, कोई भी ट्रांजैक्शन हो गई उसको रिकॉर्ड करना। सर यानी कि थोड़ा पास्ट डेटे को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन हो गई है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर समराइज कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में लेके जा रहे हैं और रिपोर्ट बना रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या है सर? रिपोर्ट है। सर जो ये काम कर रहा होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं सर? इसको कहा जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले। सर क्या कहा जाता है इसको? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट, या
इसको रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। एग्री करते हैं सर? ये आप लोग पढ़ रहे हो किसमें? FAR 1 में और FAR 2 में और FAFR में। और PSC का क्या नाम है? वो PO है क्या है? अकाउंटिंग को क्या नाम दिया हुआ है PRC का? ITA, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। एग्री करते हैं? चले सर सुने, आगे बढ़े। हमने बोला सर ये सारा काम किस चीज का है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करना, समराइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये सारा काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का। हमें ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ये सब तुम यहां पढ़ोगे। आगे बढ़े। ए भाई बीच वाले मेरे भाई, जी जी सर आप नहीं हाँ यार इधर आ जाएंगे, आजा। ये मैरिड लेगा भाई हमारा, सही है ना? कैसा लग रहा है? कैसा फील आ रहा है? अच्छा चले सर आगे। हमने बोला सर ये सारी चीजें किस कौन कवर होगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कवर होगी। सर हम आगे बढ़े। हमने बोला बॉस मैनेजमेंट क्या होता है बॉस? सर मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। भाई मैनेजमेंट कौन लोग होते हैं? सर इंतजामिया, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के बंदे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिकल रोल वाले बंदे। सर वो बंदे जो ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बंदे। सर कौन कौन होते हैं? हमने बोला सर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के बंदे, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और बॉस CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और मेरा भाई सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD लिख दें। सर इनका काम क्या होता है? ये कंपनी की मैनेजमेंट है, ये कंपनी की मैनेजमेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं। सर इनका काम क्या है बॉस? इनका रोल क्या है? इनकी ड्यूटी क्या है? सर इनका काम कर, ये लोग काम नहीं करते सर, ये लोग काम नहीं करते सर, ये लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये लोग काम नहीं करते ना, ये लोग काम करवाते हैं। इनका काम क्या है बॉस? सर इनका काम है डिसीजन मेकिंग। इनका काम क्या है बॉस? डिसीजन मेकिंग। काम करवाना किसके काम है? सर वो सेकंड टायर वाली मैनेजमेंट होती है, इसको मैनेजर्स वगैरह कहा जाता है, उनका काम है काम करवाना। एग्रीड? सर इनका काम क्या है? इनका काम है बहुत डिसीजन मेकिंग करना। सर किस किस्म की डिसीजन मेकिंग? सर डिसीजन किस किस्म की? बोर्ड ऑफ मीटिंग, उस मीटिंग्स के अंदर ये लोग किस किस्म के फैसले कर रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल सर सुनते हैं, बात करते हैं। हमने बोला सर फॉर एग्जाम्पल जनाब ये ऑलपर कंपनी है, ऑलपर कंपनी है। हमने बोला सर एंग्रो फूड्स वाले हैं, क्या क्या बनाते हैं? ऑलपर बना रहे हैं सर, उमंग लस्सी बना रहे हैं, और ये लोग जो है वो ओम और आइसक्रीम बना रहे हैं। सर फॉर एग्जांपल 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर तीनों प्रोडक्ट बनाने के लिए सेम किस्म का मटेरियल रिक्वायर्ड है, मिल्क। प्रोडक्ट बनाने के लिए सेम किस्म का मटेरियल रिक्वायर्ड है, मिल्क। सर फैक्ट्री का लगी हुई है, साहिवाल के अंदर फैक्ट्री लगी हुई है। सर मिल्क कहां से आता है? सर आसपास के जो गांव है वहां से मिल्क सप्लाई किया जाता है। सर किसानों ने, हारियों ने स्ट्राइक कर दी है, किसी भी मसले की वजह से रोड पे वो बैठ गए। सर अब सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है, स्टोर के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है। हमने बोला सर स्ट्राइक कब तक खत्म होगी? स्ट्राइक खत्म होने में सर 15 दिन लग जाएंगे। सर स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? सर अगर जिस हिसाब से हम लोग काम करते हुए आए थे हिस्ट्री के अंदर, ये तो 1 हफ्ते के अंदर स्टॉक खत्म हो जाएगा। हमने बोला सर स्ट्राइक कब तक चलेगी? सर मैंने बोला एक्सपेक्टेड है कि 15 दिन तो चलेगी, उसके बाद कुछ मुज़ाकरात होंगे और मामला आउट होगा। हमने बोला सर क्या करें, ये स्टॉक तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, फिर 1 हफ्ता क्या करें? 2 हफ्ते की स्ट्राइक एक्सपेक्टेड है। सर मैनेजमेंट अब डिसीजन मेकिंग करेगी कि सर हम लोग जो है वो ऑलपर बनाए उस लिमिटेड स्टॉक से, सर हम लोग जो है वो ओमोर बनाए, हम लोग उमंग लस्सी बनाए। सर कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाएगा, इस किस्म के फैसले कौन करेगी? सर मैनेजमेंट करेगी। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? एक और फैसला, सर इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, इस फैसले को लिमिटिंग फैक्टर। पढ़ेंगे हम लोग। सर फिर आगे बढ़े। हमने बोला सर कि एक गारमेंट फैक्ट्री है, फॉर एग्जांपल जे डॉट वाले। सर इनका काम क्या है? सर ये लोग फैब्रिक बनाते और बेचते हैं। फैब्रिक से मुराद ये लोग शर्ट वगैरह बनाते और मार्केट के अंदर सेल करते हैं। हमने बोला सर 14 का साई, सर 14 का साई, और ये चेज वालों ने जो ना वो टी शर्ट्स अपने स्टोर में रख के सेल आउट करनी थी 14 अगस्त। हमने बोला सर एक अच्छी खासी डिमांड होती है 14 अगस्त में टी शर्ट्स की, और ये चेज वाले जो ना वो टी शर्ट बनवाना चाह रहे हैं। इन्होंने अप्रोच की जनाब जे डॉट वालों को कि सर आप जो ना हमारे लिए टी शर्ट स्टिच करके आप हमें दे दें। अच्छा जी, सर स्टिच करें या नहीं करें, फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। ये फैसला कौन करेगी बॉस? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इस किस्म की डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पेशल ऑर्डर या फिर वन ऑफ ऑर्डर। ये भी पढ़ेंगे। आगे बढ़े। हमने बोला सर फॉर एग्जांपल ये जो मोबाइल फोन वाले हैं,
सर मोबाइल फोन ये सैमसंग वाले, ओप्पो वाले, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी से आ गई हैं सर। ये सैमसंग में जो कैमरा लग रहा होता है, ये कैमरे लोग खुद बनाते हैं, परचेस करते हैं? खुद बनाते हैं, परचेस करते हैं? परचेस करते हुए किससे? सोनी वोनी, ये बड़ी टॉप क्लास कंपनीज हैं सर। क्या खुद नहीं बना सकते? पैसे नहीं इनके पास है? दुनिया के हर एम्प्लॉय को लोग अपने पास रख सकते हैं, इतना पैसा इनके पास। क्या पूरा स्टेप खुद नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं सर। सवाल यह है कि ये लोग खुद कैमरा मेक करें या बाय करें, ये डिसीजन मेकिंग का काम है। कौन करेगा बॉस? मैनेजमेंट करेगी। एग्री करते हैं बॉस? इसको कहा जाता है मेक और बाय। मेक और बाय। आगे बढ़े सर। हमने बोला कि सर हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, आपको दो किस्म के पेट्रोल मिलते हैं। कौन कौन से बॉस? कौन कौन से? एक नॉर्मल पेट्रोल और एक हाई ऑक्टेन। सर दोनों में फर्क क्या है? सर दोनों में फर्क क्या है? सर नॉर्मल पेट्रोल, एक नॉर्मल पेट्रोल है, फिर उसको फर्दर प्रोसेस करवाया जाता है, मजीद रिफाइन कराया जाता है, मजीद उसमें केमिकल ऐड किया जाता है, थोड़ा उसको और अच्छा पेट्रोल बनाया जाता है और वो हाई ऑक्टेन बन जाता है। सर हम पेट्रोल बेचें हाई ऑक्टेन बेचें, फैसला कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगी। एग्री करते हो भाई? इस किस्म की डिसीजन मेकिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? फर्दर प्रोसेस और नॉट। जी सर, ये डिसीजन मेकिंग कौन करेंगे सर? ये डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होगा? मैनेजमेंट कर रहे होंगे। सर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आंख बंद करके डिसीजन मेकिंग कर लेंगे? सवाल है सर, क्या डिसीजन मेकिंग ऐसी कर लेंगे? फॉर एग्जांपल एक सीईओ है, इन्होंने बोला कि सर मैं फैमिली के साथ जरा आउटिंग पे गया, तो वहां पे हम लोग तो वैसे वॉज आइसक्रीम खाते हैं, हमने जो है ना वो वॉज आइसक्रीम खाते खाते मेरे जहन में एक जो है ना कॉन्सेप्ट आया, वॉज जो है ना वो यूनिलीवर वालों की। हमने बोला सर आइसक्रीम खाते खाते कॉन्सेप्ट आया, सर नेस्ले के वो सीईओ थे, क्या हम लोग क्या आइसक्रीम नहीं बना सकते? एक बहुत बड़ी मार्केट है आइसक्रीम की, सर क्या डिसीजन मेकिंग ऐसे की जाएगी? क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। उसने बोला सर एक काम करते हैं कि हम लोग जो ना वॉज आइसक्रीम, हम लोग जो ना आइसक्रीम बनाते हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है, नेस्ले वाला सोच रहा है, कितनी बड़ी कंपनी है, पीएनजी वाले सोच रहे हैं, रैकेट वाले सोच रहे हैं, सर क्या कॉन्सेप्ट, क्या डिसीजन मेकिंग ऐसे की जाएगी? नहीं सर, डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स बना के दी जाएंगी, मैनेजमेंट अपने फैसले करेगी बेस्ड ऑन सम नंबर्स, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जांपल ये जो 14 अगस्त की शर्ट सिलने के लिए आई थी, 14 अगस्त की शर्ट सिलने के लिए आई थी सर, इसके लिए चेस के बड़े लोग भी बैठे, ये लोग भी बैठे, चाय के टेबल पे बैठे, क्रिक क्लब में बैठे, कोई कॉफी शॉफी पी इन्होंने, क्या उसमें डिसीजन कर लेंगे? इसने बोला हाँ यार बड़ा मजा आया आपके साथ बैठ के बात करने में, आप बहुत ही अच्छे बंदे हैं, सही है, बड़े खूबसूरत दिखते हैं, एक काम करते हैं हम आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं। सर क्या डिसीजन मेकिंग ऐसे की जाएगी? नहीं बहुत, डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ नंबर्स चाहिए होंगे, कुछ डाटा चाहिए होगा। सर किस किस्म का डाटा? फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं 14 अगस्त की शर्टें सीए नहीं सीए, कौन किसके पास ऑर्डर आया? सर ये जे डॉट वाले के पास आया। सर जे डॉट वाले वर्किंग करवाएंगे। सर क्या वर्किंग करवाएंगे? उसने बोला सर सेल्स मतलब रेवेन्यू। सर कितनी शर्ट्स का ऑर्डर है? फॉर एग्जाम्पल 10,000 शर्ट्स का ऑर्डर आया है, मल्टीप्लाई बाय एक शर्ट के फॉर एग्जाम्पल सर 500 रुपए पे करेंगे चेज वाले। मेरे भाई कितना हुआ? कैलकुलेटर है किसी का, नंबर बताएंगे? 5 मिलियन नहीं होगा, 5 मिलियन होगा, ऐसे ही है। डन है बॉस? सर ये जो सेल्स करेंगे हम 10,000 शर्ट 500 रुपए में देंगे चेज वाले, सर ये बनाने के लिए कॉस्ट भी तो लगेगी ना भाई, ये शर्ट बनाने के लिए कॉस्ट भी तो लगेगी, लेस कॉस्ट 10,000 शर्ट्स के लिए मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जांपल एक यूनिट पे जो कॉस्ट आ रही है सर वो कितनी आ रही है मेरे पास? 300 रुपए। कितनी हो गई बॉस? 3 मिलियन। जी सर 2 मिलियन का प्रॉफिट। सर क्या मैनेजमेंट को ये स्टेटमेंट छोटी सी चाहिए होगी डिसीजन मेकिंग करने के लिए? सर ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये तो चाहिए। इसके अलावा फिर मैनेजमेंट अपने एक्सपीरियंस यूज करेंगे कि सर हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, कम प्रॉफिट है, ज्यादा प्रॉफिट है, या दूसरा ऑर्डर मिल जाएगा, या हो सकता है लॉस हो। हमने बोला लेकिन सर एक दफा रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड हो जाएंगे, हो सकता है हर साल का ऑर्डर मिल जाए XYZ, लेकिन क्या ये बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? क्या इसके बगैर वो फैसला कर पाएंगे? नहीं सर, ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसको, सर क्या ये काम हो गया? सर क्या ये डिसीजन मेकिंग होगी, ऑर्डर आएगा, लेकिन ये आपने स्टेटमेंट उनको बना के दिए सर अगर तो आप ये ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे 14 अगस्त की शर्टों का तो आपको प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 2 मिलियन। आपका रेगुलर काम तो चल रहा है, वो हिट नहीं होगा, आप जो कुर्ते बना के बेचते हैं वो तो बिकेंगे, वो हिट नहीं होंगे, आपके पास एड ऑन प्रॉफिट हो जाएगा। कितना सर? 2 मिलियन का। क्या मैनेजमेंट को फैसला करना आसान होगा?
पक्का? सर ये वर्किंग करेगा कौन? क्या मैनेजमेंट सीएफओ सीईओ खुद बैठ के कर रहा होगा? नहीं सर, ये वर्किंग करेगा कौन? सर जो ये वर्किंग करता है, सर जिनसे ये वर्किंग करवाई जाती है, उस डिपार्टमेंट को, उस टीम को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले कौन हो गए? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले वो हो गए जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको डिसीजन लेना आसान हो जाए। बात समझ में आई? क्या मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा? यस सर। अब वो ले या नहीं ले, एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, उनकी मर्जी भाई, उनका काम है। लेकिन ये वर्किंग क्या जरूरी होगी उनके लिए? यस सर, ये वर्किंग करवाएंगे किससे? एक अलग डिपार्टमेंट से जिसका नाम क्या होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एग्री करते हैं बॉस? तो मैंने अकाउंट्स के अंदर ही दो डिपार्टमेंट क्रिएट करवा दिए। पहला डिपार्टमेंट कौन सा वाला? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। इसका काम क्या होगा? सर इसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करना। क्या मतलब? एक चीज को डेबिट और दूसरी चीज को क्रेडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देना, मतलब पास में जो काम हो गया उसको प्रेजेंट कर देना। एग्री करते हो? जबकि इनका काम क्या होता है बॉस? सर मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। सर इसके बाद डाटा कहां से आएगा? इसके पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? हमने बोला सर ये तो सेल्स टीम दे रही होगी कि सर 10,000 शर्टों का ऑर्डर आया, कितने पैसे देंगे चेज वाले? 500 रुपए। ये भी कौन देगा? सेल्स टीम देगी जिससे अप्रोच की गई है। अच्छा जी, सर ये इंफॉर्मेशन कौन देगा? एक शर्ट बनाने पे खर्चा कितना आ रहा है, मतलब एक शर्ट बनाने पे कपड़ा कितना लगा, धागा कितना लगा, लेबर ने सिलाई करने कितने पैसे लिए, बिजली का बिल कितना आया, किराया विराया कितना आया, ये सारी कॉस्ट है ना भाई। सर ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा होगा? सवाल है। फिर एक मसला, हमने बोला सर कपड़े की क्वालिटी कम ज्यादा करेंगे तो इसमें फर्क आता रहेगा। एग्री करते हो? धागे की क्वालिटी कम ज्यादा करेंगे इसमें फर्क आता रहेगा। एग्री करते हो? लेबर अच्छी वाली लाओगे, थर्ड क्लास लाओगे, इसमें फर्क आता रहेगा। एग्री करते हो? हमने बोला सर अगर तो कमर्शियल मीटर में शर्टें सियोगे तो बिल कुछ और आएगा, बिजली का बिल को घर में सियोगे तो बिजली का बिल कुछ और आएगा, रेट बिजली का अलग। एग्री करते हो? हमने बोला सर ये सारा डाटा कौन कंपाइल कर रहा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, एक यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, एक शर्ट बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, एक एसी बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, एक गाड़ी बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है, एक जे डॉट का कुर्ता सीने में कितनी कॉस्ट आ रही है, सर गुल अहमद के सूट शर्ट सीने में कितनी कॉस्ट आ रही है। भैया ये इंफॉर्मेशन देगा कौन? सर इसके लिए एक और डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो सर मैंने 3 डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। एक डिपार्टमेंट कौन सा वाला? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। इसका काम क्या है मेरे पास? सर रिकॉर्डिंग करना, एक चीज को डेबिट और दूसरी चीज को क्रेडिट। सर दूसरा डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एग्री करते हैं? सर इंफॉर्मेशन अच्छी बना के इसको क्या कहा जाएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा वाला? कॉस्ट अकाउंटिंग। सर इसका काम क्या है? एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आती है वो बताया जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली जो देखा गया है वो 2 डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, कॉस्ट वालों से ही यही काम लिया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट रोजाना तो डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, रोजाना तो किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग नहीं की जाएगी। तो सर ये लोग क्या करेंगे? ठंड मचाते रहेंगे पूरे साल। तो सर इन्हीं से ये काम भी कराया जाता है और ये काम भी कराया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मली ये देखा जाता है, एक रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट अलग होता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है। इसका नाम प्लानिंग डिपार्टमेंट भी रख दिया जाता है, इसका नाम बजटिंग डिपार्टमेंट भी रख दिया जाता है, इसका नाम फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, कोई भी नाम रख दे। मैं नाम रखने में क्या है, काम इनका ये होता है। क्या सबको बात समझ में आ रही है? कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है सर, वहां पे एक ही डिपार्टमेंट बना दिया जाता है अकाउंट्स वाला, वही बंदे ये काम भी कर रहे होते हैं और वही बंदे वो काम भी कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने प्रोडक्ट है उसके। क्या सबको बात समझ में आ रही है? तो बॉस हमें यहां पे पढ़ना क्या है? सर हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर क्या मतलब हुआ? सर मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है कि एक शर्ट बनाने पे, एक एसी बनाने पे, एक कैमरा बनाने पे, एक फोन बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, और मैनेजमेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सर जो मैंने सिलेबस लिखवाया था, सर जरा सिलेबस खोलें, उसमें जो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट है, सर जो पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सर क्या क्या लिखा मैंने? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लेबर कॉस्टिंग, फैक्ट्री ओवरहेड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल ऑप्शन, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और कॉस्ट फ्लो टू प्रोडक्शन। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा मैंने? सर प्रोसेस कॉस्टिंग, जाइंट एंड बाय, वेरिएंसेस और टारगेट कॉस्टिंग। सर ये सारे के सारे किस में कवर होते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तीसरे वाले पोर्शन में मैंने क्या लिखा सर?
सर डिसीजन मेकिंग वाले इसमें मैंने क्या क्या लिखा है सर? इसके अंदर मैंने इन्वेंट्री मैनेज सीवीपी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है और रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग है। ये वाला पोर्शन किसका है सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला। क्या सबको बात समझ में आ रही है? तो सर इस पेपर के अंदर हमने ये दोनों चीजें पढ़नी है। आईकैब में पहले दो पेपर अलग अलग हुआ करते थे, कॉस्ट का पेपर अलग होता था, मैनेजमेंट का पेपर अलग होता था, अब इन्होंने एक ही साथ कर दिया दोनों के। सर क्या हमें सब्जेक्ट समझ में आया कि सर ये सब्जेक्ट है क्या, इस सब्जेक्ट के अंदर हमने पढ़ना क्या है? जी बॉस, बात को जरा आगे लेके चलते हैं। चलो पहले कॉपी करो। कॉपी करो, 2-3 मिनट दिए जाते हैं, 2-3 मिनट देते हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछो, कोई सवाल है तो पूछो और इसको कॉपी करो, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। ऑनलाइन वालों कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अच्छा, पेपर के अंदर हमारे पास थ्योरी का पोर्शन कितना है, कैलकुलेशन का पोर्शन कितना है? सर लास्ट टाइम जो थ्योरी आई है वो सिर्फ 3 मार्क्स की आई है, अभी जो आई है, और उससे पहले अटैम्प्ट के अंदर 11 मार्क्स की आई थी थ्योरी। तो तकरीबन जो है वो समझो एवरेज लगाओ तो 7-8 मार्क्स की थ्योरी ले लो। सर 7-8 मार्क्स की थ्योरी में आते क्या सर? 7-8 मार्क्स की थ्योरी कोई रट्टा वाली नहीं होती, कॉन्सेप्ट बेस होती है। जो आपने कॉन्सेप्ट बनाए हैं उसी को लिखना होगा, कोई रट्टा वट्टा वाली थ्योरी नहीं होगी। डन। अच्छा जी, किस किस्म की थ्योरी? फॉर एग्जाम्पल सर आप मुझे एक बात बताइए, जनाब आप मुझे एक बात बताइए, आपको पता चलिए कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। मुझे इसका डिफरेंस बताओगे जरा? सर मुझे इसका डिफरेंस बताओगे कैसे? सर देखते हैं। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है? क्यों डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? मकसद क्या है? मकसद क्या है सर? सर फाइनेंशियल स्टेट इसकी अकाउंटिंग क्यों की जाती है बॉस? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, बोले तो सर रिपोर्टिंग की जाती है। एग्री? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद ये है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का मकसद क्या है? क्यों ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है? क्यों इन लोगों को बिठाया गया है? क्यों इनको तनख्वाह दी जा रही है? क्यों? सर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसको? मैनेजमेंट को, ताकि उनको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। जी सर, पर्पस आगे बढ़े सर। सर ये लोग किसके लिए काम करते हैं, किसको रिपोर्ट की जाती है? सर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले अकाउंट्स बनाते क्यों हैं? सर क्यों अकाउंट्स बना रहे हैं, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं? किसके लिए बॉस? सर शेयर होल्डर के लिए। बात मानते हैं? बात मानते हैं? सर ये लोग किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? सर ये लोग कर रहे हैं काम किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। एग्री करते हैं बॉस? एग्री करते हैं। हमने बोला सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, आपने जो है ना मशीनरी परचेज की, सर एंट्री क्या बनेगी बॉस? मशीनरी परचेज की एंट्री क्या बनेगी? मशीन डेबिट और कैश या बैंक या लायबिलिटी क्रेडिट। सर मशीन को क्यों डेबिट किया बॉस? एक्सपेंस को क्यों नहीं कर दिया? एक्सपेंस को क्यों नहीं किया? सर एसेट है ये इसलिए। सर आपको कैसे अपनी, क्या तुम एक्सपेंस नहीं कर सकते? अबे मेरी कंपनी, मेरी मर्जी, मैं मेजर शेयर होल्डर हूं, लिस्टेड है चलो कंपनी, लेकिन मैं मेजर शेयर होल्डर हूं, मेरी मर्जी में एक्सपेंस को डेबिट करूंगा। सर क्या मैं कर सकता हूं? सर इसका मतलब इसकी जो काउंटिंग की जाती है, इसकी जो एंट्रीज की जाती है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है। अपनी मर्जी से हम लोग ये सारा काम नहीं कर सकते। सर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है? सर स्टैंडर्ड्स हैं, इस पे, इसके ऊपर स्टैंडर्ड है, आईएएस या फिर आईएफआर। एक ही बात है, एक ही बात है सर। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले में सर क्या रूल्स फॉलो होंगे? सर क्या रूल फॉलो होंगे? सर कोई रूल, कोई प्रोसीजर, कोई चीज भी यहां पे फॉलो नहीं होगी। ये बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से किया जाएगा। एग्री करते हैं भाई? पक्का? हमने बोला सर अकाउंट्स कब बनाए जाते हैं? रोजाना बना ले, 15-15 दिन की बना ले, है भाई महीने के बना ले। सर कितने के, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सर कब कब बनाए जाते हैं? सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कब बनाए जाते हैं? मैंने बोला सर कम से कम आपको सालाना अकाउंट्स तो बनाने ही हैं।
ईयरली अकाउंट्स तो बनाने हैं बॉस, सालाना। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सर आपको क्वार्टरली अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। लिस्टेड वगैरह क्या होती है, तुम कंपनी लॉ किधर पढ़ोगे, अभी कोई छोड़ो उसको। डन। सर इन लोगों का काम क्या है, सवाल है सर इन लोगों का काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल सुनना, मैनेजमेंट ने बोला सर देखिए स्ट्राइक हो गई है और एंग्रो फूड्स वाले हैं, सर प्रोडक्ट कौन कौन सा बना रहे हैं, ऑलपर बना रहे हैं, ओमोर बना रहे हैं, उमंग लस्सी बना रहे हैं, मेन मटेरियल इनको मेन चीज क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। और फैसलाबाद के अंदर साहिवाल के अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, मिल्क की सप्लाई कहां से होती है, आसपास के गांव से होती है। सर किसानों ने स्ट्राइक कर दिया, रोड पे आके बैठ गए, सप्लाई नहीं है, 15 दिन तक स्ट्राइक खत्म होने वाली नहीं है। स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, सिर्फ 1 हफ्ते का, 7 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। सर मैनेजमेंट ने बोला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों को, सर जरा डिसीजन मेकिंग करके बताओ, कुछ वर्किंग करके दो कि जनाब हम लोग ऑलपर बनाए, उमोर बनाए, क्या बनाए, जरा वर्किंग करके लाके दो। सर वर्किंग 1 महीने बाद देंगे, सवाल है। वर्किंग कब देंगे, 1 महीने के बाद देंगे, सवाल। सर 14 अगस्त के लिए शर्टों का ऑर्डर आया था जे डॉट वालों के पास, सर आज है फॉर एग्जांपल 20 जुलाई, ऑर्डर आया है 14 अगस्त की शर्टों का, सर वर्किंग कब करके देंगे, 20 अगस्त को, सवाल है। सर वर्किंग कब करके देंगे, सर बेस्ड ऑन एज पर मैनेजमेंट ऑर्डर। मैनेजमेंट बोलेगी सर फटाफट वर्किंग करके दें, फॉरन ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, सही है, ताकि 14 अगस्त वाले टारगेट को मीट किया जा सके। एग्री करते हैं, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एज पर मैनेजमेंट है। सर मैनेजमेंट की मर्जी, अगर अर्जेंट मैटर है तो फौरन रातें लगाओ, रात भर बैठो और काम करो, डिपेंड करता है अर्जेंसी के ऊपर। क्या बात समझ में आई, पक्का। सर ये अकाउंट्स बना के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ऐसे शेयर होल्डर को दे देता है, बस बन गए, दे दे भाई, खैर है, देख लेंगे जो मसला होगा, ऐसा होता है क्या। कोई चेक में नहीं करता इनके अकाउंट्स को, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है सर। इसकी वेरिफिकेशन कौन कर रहा होता है, वेरिफिकेशन कह लो, ऑडिट कह लो, सर इसकी वेरिफिकेशन कौन कर रहा होता है, सर ऑडिटर, जिसको हम लोग कहते हैं सर एक्सटर्नल ऑडिट। डन, जिस पे आप जाओगे इंशाल्लाह। मैनेजमेंट ने बोला कि सर हमें 14 अगस्त की शर्टें सीनी है, या हम लोग जो है ना मोबाइल फोन के कैमरे परचेस करें, सैमसंग वालों ने बोला हम परचेस करें, खुद बना ले, इस किस्म की डिसीजन मेकिंग कर दिया, मतलब आपने वर्किंग तैयार कर दी, कोई वेरीफाई करेगा उसको, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट ने बोला भाई जिसने वर्किंग की है ना, मुझे इस पे भरोसा नहीं है, बंड मारता है भाई ये, इसके चक्कर में ना अपने पैसे लग जाएंगे भाई, पैसे गए अपने। एक काम करते हैं हम लोग इंटरनली किसी से वेरीफाई करा लेते हैं, इंटरनल ऑडिट, मर्जी है, डिपेंड करता है। मैनेजमेंट ने बोला नहीं सर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है भाई, बहुत कॉन्फिडेंशियल वर्किंग हो रही है, ये बात अगर किसी और को पता चली तो डर है कि मार्केट में आ जाएगा और मसले मसाइल हो जाएंगे। सर किसी को नहीं दो, हमें इस बंदे पे भरोसा है, ये बेहतरीन बंदा है। जरूरी नहीं है कि सर इसका पता, डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। सर चाहे वो उसका इंटरनल ऑडिट करवाए, चाहे तो ना करें, डिपेंड करता है सर एज पर मैनेजमेंट। बात समझ भाई, सर मैंने क्या कह दिया। सर इस किस्म की थ्योरी जो है ना एग्जाम में आती है, क्या ये आप खुद से नहीं लिख सकते, क्या इसके लिए रट्टा मारने की जरूरत है, क्या थ्योरी आएगी नहीं पता, 5 से 8 मार्क्स का प्रोविजन रखो थ्योरी का, क्या थ्योरी आएगी मुझको नहीं पता, लेकिन क्या ये खुद से नहीं ले सकते, इसके लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। लॉजिक क्लियर हुई, जो थ्योरी एग्जाम में जिस टाइप की आ सकती है मैं आपको बताता रहूंगा, और वो आपको खुद से लिखनी है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पूरा का पूरा पेपर कैलकुलेशन बेस है। डन करते बॉस, किसी को कोई एतराज, कोई मसले मसाइल नहीं है। चले सर, बस आज की क्लास हमने बहुत छोटी सी रखी थी, इंट्रोडक्शन वाली, और हमारी क्लास 2 घंटे से ज्यादा नहीं होगी, बेफिक्र। कल का टाइम यार मैंने पूछा नहीं, पूछ लेता हूँ। अच्छा भाई, क्या सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, पक्का? अगर कोई नहीं है तो भाई मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं उसको, हाँ कोई अगर नहीं है तो सर मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं उसको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं उसको लिंक दे दूंगा, तो फिर वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। किसी का कोई सवाल सर, किसी का कोई सवाल? जी सर, 1 8946-701। चले सर, आज की क्लास को फिर यहीं तक करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी कॉस्टिंग के साथ। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़।